दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 21st एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने सॉलिड एंगल और फ्लक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन तीन चीज़ों को मिक्स किया था। आज का जो एपिसोड है इसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन वो लेते हैं जिनमें हमने जो लास्ट कंसेप्ट सीखा उसी की कुछ एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि सोचिए हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीट है ऐसी जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है। कोई इनफाइनाइट सीट है, इंसुलेटिंग सीट है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर से। ये इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब इसके ऊपर, इसके अंदर हमने एक ऐसे होल बना दिया है, मतलब इसको काट दिया है इधर से। बाकी जगह आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, लेकिन इतने हिस्से में चार्ज जो है वो हमने निकाल दिया है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है इससे अगर मैं इसकी रेडियस a मान लो, चलो इससे अगर मैं z हाइट ऊपर आ जाऊं यहां पे और यहां पे, क्योंकि ये फ्लैट है भाई, ठीक है, तो उस पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगी यहां पे? अगर आपको ये बताना हो तो कैसे बताओगे आप? इवन मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट क्या आएगा। मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं, थोड़ा साइड में पूछ सकता हूं, इसके ऊपर ना पूछो, थोड़ा साइड में पूछ लो, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल पूछ लो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वो सारी चीजें जो है ना वो जरा देखिए। पहले इस सिंपल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले हिस्से में कोई चार्ज नहीं है, बाकी हिस्से में चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली और इनफाइनाइट सीट है मेरे पास। और आपको इससे z हाइट ऊपर, इस सीट से z हाइट ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, बिल्कुल इस होल के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो ये बिट आसान हो गया है थोड़ा सा। अब पहली बात तो इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन का सहारा ले सकते हैं। सुपरपोजिशन कैसे? आप एक ले लो इनफाइनाइट सीट, ठीक है, एक ऐसी इनफाइनाइट सीट ले लो जिसके ऊपर जो है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर जो है वो चार्ज डेंसिटी दे रखी है और उसमें कोई होल नहीं है। और उसका यहां से अगर मैं z हाइट ऊपर, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा भाई। z कैप ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, और ये आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप सब लोग जानते हो ये मेरा इसका बेस पॉइंट है, ठीक है। इस सीट से मैं z हाइट ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली आप यहां से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो तब है जब ये पूरी सीट के ऊपर चार्ज हो। अब एक काम करता हूं, मैं एक डिस्क ले लेता हूं जिसकी रेडियस है a, जिसकी रेडियस है a, और z हाइट ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और इस डिस्क के ऊपर माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज ले लेता हूं। नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वजह से इसके सेंटर से z हाइट पे जो पॉइंट है p, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें भाई इस पॉइंट पे? तो उसके लिए एक काम करते हैं, उसके लिए क्यों ना सॉलिड एंगल का इस्तेमाल करें। वैसे तो आप प्रूव भी कर सकते हो, बट आप सॉलिड एंगल से भी कर सकते हो इस चीज को। कैसे करोगे? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे जो सॉलिड एंगल बनाएगा ये, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो ये एंगल बन जाएगा मेरा थीटा, ठीक है। तो यहां पे जो सॉलिड एंगल बनेगा पूरे का वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये आपका सॉलिड एंगल बनेगा भाई, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं फ्लक्स निकाल लेता हूं। सोचिए यहां पे कोई Q चार्ज है या यहां पे 1 कूलम चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगी? इससे 1 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई। ये जो चार्ज है ये 1 कूलम पे कितना फोर्स लगाएगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। या आप ये सोचिए कि 1 कूलम इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो भी एक ही बात है भाई, वो तो बराबर ही आएगा। जितना ये 1 कूलम पे फोर्स लगाएगा उतना ही 1 कूलम इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो एक काम करते हैं ना, 1 कूलम इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहां पे फ्लक्स निकाल लेते हैं 1 कूलम का कितना होगा इसमें से। वो कैसे निकालोगे? अगर यहां पे सॉलिड एंगल 4 पाई होता तो फ्लक्स होता 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब सॉलिड एंगल तो 4 पाई नहीं है भाई। तो इसका मतलब जो अब यहां पे जो फ्लक्स निकल के आएगा 1 कूलम का, इस डिस्क में से जो फ्लक्स निकलेगा
वो निकाल लेते हैं। तो 1 कूलम का इस डिस्क में जो फोर्स निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये आपका जो है फोर्स, ये फ्लक्स निकलेगा भाई, और ये बन गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये आपके पास क्या आ गया दोस्तों, ये आपके पास फ्लक्स आ गया जो इसमें से निकलेगा। अब इस फ्लक्स को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो भाई, फोर्स आ जाएगा, क्योंकि प्लेनर सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस है, डिस्क का सरफेस फ्लैट है, तो आप यहां पे लगा सकते हो भाई। तो फोर्स जो बनेगा, जो इसके ऊपर जो 1 कूलम की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये फोर्स जो है 1 कूलम की वजह से इस डिस्क पे लगेगा अंदर की तरफ, तो उतना ही फोर्स ये डिस्क यहां पे इधर लगाएगी, उतना ही फोर्स ये जो डिस्क है ये इस 1 कूलम पे इधर लगाएगी, और 1 कूलम पे जो फोर्स होता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा इस पी पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, और वो आ गई है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है दोस्तों। और क्योंकि ये नेगेटिव है चार्ज डेंसिटी, तो ये डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे इसकी वजह से अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जब ये पूरे में पॉजिटिव सिग्मा था और यहां पे नेगेटिव सिग्मा था। अब एक काम करते हैं, दोनों को सुपर इंपोज कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करोगे तो यहां से चार्ज कैंसिल आउट कर जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपकी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सुपर इंपोज हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या बनेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो अपवर्ड थी, उसमें से डाउनवर्ड जो है वो सबट्रैक्ट कर दो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और ये मेरा जेड कैप था, ये माइनस जेड कैप था, तो जेड कैप मैंने कॉमन ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया, बस ये समझिए। ये जेड कैप था और ये माइनस जेड कैप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये माइनस जेड कैप है, तो रिजल्टेंट मैंने निकाल लिया, दोनों को वेक्टरली ऐड कर दिया, तो जेड कैप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा भाई। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कोस थीटा। और कोस थीटा कैसे निकालोगे भाई, थीटा क्या है, ये वाला एंगल है ना, तो कोस थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब आप इसको कह सकते हो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट z अपॉन रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस P पॉइंट पे। तो आप देखिए कैसे हमने सॉलिड एंगल से डायरेक्टली इसको कर दिया, ये डिस्क वाले केस को, ठीक है, क्योंकि हमें इसका सॉलिड एंगल पहले ही पता होता है, तो इससे सीधा सीधा कर सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो कि इस डिस्क की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी आप निकाल के और उससे भी कर सकते हो। मल्टीपल तरीके हैं इसके, हर बंदा अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सॉलिड एंगल से ही एक्सप्लेन करें इसको, ठीक है, एटलीस्ट कुछ नई डायमेंशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए मैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनाऊं, हालांकि वो सॉलिड एंगल से नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लैट सरफेस का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई स्फीयर है, और वो जो स्फीयर है वो इंसुलेटिंग स्फीयर है, और उसके अंदर ρV कूलम पर मीटर क्यूब चार्ज डेंसिटी दे रखी है। इसकी, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस है r, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहां पे कोई कैविटी बना दी है, इसका अंदर ए या बोलो या कुछ और भी बोल सकते हो, मतलब कुछ भी r0 रेडियस का आपने क्या कर लिया, एक स्फीयर इसमें से निकाल दिया, कैविटी बना दी है, ठीक है। इसकी रेडियस है भाई r, इसकी रेडियस है r, ठीक है। ये आपने कैविटी बना दी है इसके अंदर, मतलब इतना हवा भर दी है इसके अंदर, ये हिस्सा निकाल दिया है इसका, ठीक है। बाकी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई चार्ज, ठीक है। अगर आपको मैं ये बोलूं कि भाई ये जो मेरी डायरेक्शन है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये ए वेक्टर दे रखा है, इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। आपको बताना है इस कैविटी के अंदर कोई भी जनरल पॉइंट में पी ले लूं, उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, आपको ये बताना है, ठीक है। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ठीक है, जो कैविटी के अंदर है। अब अगर तो ये कंडक्टर होता तो पहली बात तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो ही नहीं सकती थी, क्यों भाई, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जैसे ही चार्ज दोगे वो अपने आप को बाहर ले आएगा, ठीक है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी,
फर्क नहीं पड़ता कि भाई कैविटी है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, इवन इसके कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। बट वो क्या, वो वाला केस है नहीं ना यहाँ पे तो कुछ अलग केस है भाई। यहाँ पे आपका इंसुलेटिंग स्फीयर है, ठीक है, मतलब कोई इंसुलेटर है और उसके अंदर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और यहां से कैविटी निकालेगी, इसके अंदर कोई जनरल पॉइंट ले लिया P, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। पॉइंट P है भैया, मैंने वेक्टर क्यों लिखी है, ठीक है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे अब इसको जरा देखिए, अगेन सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस P पॉइंट की यहां से जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं कुछ, या तो इसको मैं कैपिटल R बोल देता हूं, ये मेरा कैपिटल R है, ठीक है, ये जो इसकी रेडियस है बड़े वाले स्फीयर की, छोटे वाले स्फीयर की R0 है, और इसको मैं R बोल देता हूं, ठीक है, इसको मैं R बोल रहा हूं भाई, इस P पॉइंट की इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R है। तो एक काम करता हूं, पहले हम सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं दोस्तों, इसमें कोई कैविटी नहीं लेते हैं, सॉलिड स्फीयर है और इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है मेरे पास ρV, ये इसका सेंटर है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस P पॉइंट पे जो कि R डिस्टेंस अवे है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। अब ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, गॉस लॉ लगा दो यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है इसका एक्सप्रेशन कोई बात नहीं, आप गॉस लॉ लगा दो, ठीक है, याद मुझे भी नहीं है। तो गॉस लॉ लगाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे आपकी कांस्टेंट रहेगी इनटू इस सरफेस का एरिया 4πr² इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड ρV इंटू 4/3πr³ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दोगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो जरा देखिए 4π से 4π मेरा चला गया और r² से ये कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो बनेगी ρV इंटू R डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड जो डायरेक्शन होगी वो रेडियल डायरेक्शन होगी r कैप। तो यहाँ पे मैं r वेक्टर लिख देता हूँ, क्योंकि r वेक्टर जो होगा वो इधर ही तो होगा, मैग्नीट्यूड इसका ये होगा और डायरेक्शन इसकी r कैप होगी, तो मैं वेक्टर लिख देता हूँ इसको, इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। तो ये मेरे पास क्या आ गई दोस्तों, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे। अब एक काम करता हूं, अब मैं इस कैविटी को ले रहा हूं, तो जरा देखिए, अब मैं मान रहा हूं कि ये मेरे पास स्फीयर था, बट इस स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, ये इसका सेंटर है, यहां से मैं a डिस्टेंस पे यहां पे आ गया, ठीक है, इस तरफ, और यहां पे मैंने एक कैविटी ले लिया। सिर्फ इस कैविटी को देखिए, अब आप मान लो कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है अब, और इस कैविटी के अंदर ये जो कैविटी है इसको भी एक स्फीयर की तरह ले लो और इसके ऊपर -ρV कूलम पर मीटर क्यूब ले लो आप, ठीक है, -ρV कूलम पर मीटर क्यूब ले लो, और इसके अंदर यहां पे है P पॉइंट, यहां पे है मेरे पास P पॉइंट, ये पॉइंट है P, और इसके सेंटर से ये जो है ये आपकी R है भाई, इसको डायरेक्शन में दिखाना है तो डायरेक्शन भी आप लगा सकते हो, और ये जो है ये A है, यहां से लेके यहां तक इसके सेंटर तक की A डिस्टेंस है। अब सुनो, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं कुछ मान लेता हूं L, इसको मैं L मान लेता हूं। तो अब आप बताओ, यहां पे अगर मैं सिर्फ इस स्फीयर पे ध्यान दूं, इसके सेंटर से L डिस्टेंस अवे कोई पॉइंट है यहां पे, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है -ρV कूलम पर मीटर स्क्वायर से, पर मीटर क्यूब, -ρV कूलम पर मीटर क्यूब से। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो इसके यहाँ पे, तो अगेन मैं यहाँ पे गॉस लॉ लगा दूंगा भाई। मैं मान रहा हूं कि चार्ज केवल इसके पास है, इस कैविटी में भरा पड़ा हुआ है चार्ज, बस ये कैविटी अब रही नहीं। ऐसे मान लो कि ये एक अलग स्फीयर है जिसके ऊपर -ρV कूलम पर मीटर क्यूब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोस्तों, गॉस लॉ लगा सकते हो वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी बताओ जरा, सेम यही कंसेप्ट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी ρV L वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और -L वेक्टर आएगा भाई, अंदर की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ आएगी। L वेक्टर मैं इधर ले रहा हूं, ये मेरा L वेक्टर है, मतलब L की डायरेक्शन इधर है, तो -L वेक्टर की तरफ लिखा है ना मैंने, इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, तो ये अंदर की तरफ आएगी, इस तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक काम करता हूं, इन दोनों को सुपरपोज कर देता हूं, दोनों को सुपरपोज करूंगा तो क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे था और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों कैंसिल आउट करके यहां पे कैविटी बन जाएगी चार्ज की, ठीक है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, दैट कम्स आउट टू बी ρV R वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस ρV L वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा भाई। तो अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, क्या चीज,
रो वी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया आर वेक्टर माइनस एल वेक्टर, आर वेक्टर माइनस एल वेक्टर आ गया। अभी आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है ये और एल वेक्टर मेरा इस तरफ है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अगर मैं यहां पे वेक्टर एडिशन लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। आप ये कह सकते हो ए प्लस एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ये बोल सकते हो। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर वेक्टर माइनस एल वेक्टर, ठीक है भाई। तो यहां पे मैं सीधा सीधा ए वेक्टर लिख दूं भाई, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पी पॉइंट पे, इट कम्स आउट टू बी रो वी ए वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आप इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई। तो एक कैविटी के 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आई होप आपको समझ आए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं दोस्तों। अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है। जरा देखिएगा, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज आई कैप, जे कैप एंड ये है मेरे पास के कैप। तो आपको यहां पे एक इनफाइनाइट लेंथ का ऐसे लाइन रख दिया और इसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज दे रखा है, लाइन चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, ठीक है। लैम्डा कूलम पर मीटर लाइन चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है। अब अगर आप इसको टॉप व्यू देखोगे ना तो टॉप व्यू से ऐसा नजर आएगा। आई कैप मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूं, ये मेरा आई कैप है, ये मेरा जे कैप है। असल में क्या हुआ जरा देखो, जो आई कैप जे कैप के कैप जो थे उसमें मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया है, तो आई कैप नीचे चला गया, जे कैप इधर आ गया, के कैप आपकी तरफ हो गया है, ठीक है। तो जो लाइन चार्ज है वो यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे एक सीट, एक प्लेन लिया है, यहां पे एक सीट ली है जिसकी हाइट जो है वो h है और उसको हमने ऐसे रखा है। मतलब अगर मैं इसको दिखाऊं तो अगर टॉप व्यू से देखोगे तो ऐसी नजर आएगी सीट, ऐसे हमने इस सीट को रख दिया है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो मैं यहां पे बोलूंगा कि भाई मेरी जो सीट है, अगर मैं उसको दिखाने की कोशिश करूं तो वो ऐसी है, मतलब इस तरह की वर्टिकल सीट हमने यहां पे रखी हुई है, ठीक है भाई, ऐसी सीट रखी हुई है। आई डोंट नो ये आपको कितना समझ आ रहा है, बट ये इस तरह की सीट रखी हुई है, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो h मान लो आप, h हाइट है इसकी, ठीक है। और इधर ये x एक्सिस को टच कर रही है, इधर ये y एक्सिस को टच कर रही है, ठीक है। ये ऐसे आपकी टच कर रही है इस तरफ ऐसे, ठीक है। सवाल क्या है यहां पे सवाल यहां पे यह है कि अगर मैं इस सीट के ऊपर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर आपको चार्ज दे दूं, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज दे दूं, तो आपको बताना है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। आपको इसके ऊपर फोर्स बताना है कितना लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसके परपेंडिकुलर कितना फोर्स लगेगा, इस सीट के परपेंडिकुलर कितना फोर्स लगेगा, बस आपको ये बताना है, बस, ठीक है। नेट फोर्स नहीं बताना, क्योंकि नेट फोर्स तो क्या पता डिफरेंट हो। आपको बताना है इस सीट के परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो कितना लगेगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आप इस्तेमाल कीजिए हमने जो कंसेप्ट सीखा है फ्लक्स का। तो अगर मैं इसके अंदर से फ्लक्स को कैलकुलेट कर दूं कि कितना फ्लक्स आएगा, दैट फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा, तो वो क्या आ जाएगा, वो इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा और वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा। अब सवाल यह है कि यहां पे फ्लक्स कैसे निकालें, कि कितना फ्लक्स इसमें से पास होगा, ये कैसे हम लोग देखें भाई। तो इसको देखने का क्या तरीका है, जरा देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास कोई लाइन चार्ज है और लाइन चार्ज की वजह से, ये मेरे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, अगर आप ध्यान से देखो तो लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली निकलती है। अगर मैं इसके चारों ओर एक h हाइट का एक सिलेंडर ले लेता, h हाइट का अगर मैं सिलेंडर ले लेता,
तो पहली बात तो इस एल लाइन के पूरा जो 2 पाई एंगल है, उस 2 पाई एंगल में से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली निकल रही है, ठीक है, और जो फ्लक्स बनेगा वो केवल इस कर्व्ड सरफेस से निकलेगा बस। ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस से फ्लक्स फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं करेंगी, ठीक है। तो अगर मैं क्लोज्ड सरफेस ले लूं यहां पे और उसकी वजह से अगर मैं एंगल को देखूं तो एंगल कितना बन रहा है 2 पाई। अगर मैं इसके चारों ओर क्लोज सरफेस ले लूं तो मैं, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे ना भाई, तो अगर मैं उसकी वजह से एंगल की बात करता कि एंगल कितना बनेगा, तो एंगल बनेगा पूरा एंगल 2 पाई इसका, ठीक है। पूरा एक सर्कल में चलोगे तो 2 पाई एंगल हो जाएगा, और जो इसके अंदर से जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा लैम्डा इंटू एच बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई एंगल बन जाएगा, और 2 पाई एंगल से, 2 पाई एंगल मतलब ये पूरा एक तरह का सॉलिड एंगल बन गया ये। अब यहाँ पे एक सॉलिड एंगल अजीब सी चीज है यहाँ पे, बट आप जरा समझिए कि पूरा अगर मैं पूरे कर्व में देखूं तो पूरा कर्व का एंगल तो 2 पाई हो गया ना भाई, ठीक है। पूरे 2 पाई एंगल मेरा यहाँ पे बन गया, और उसकी वजह से आपका जो फ्लक्स है वो आपका निकल रहा है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एच बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे अगर आप देखो इस सीट को, तो ये जो सीट है ये तो एंगल ही कितना बना रही है बताओ, आई और जे के बीच में है तो एंगल 90 बना रही है। तो आप ये कह सकते हो कि 2 पाई में से अगर इतना फ्लक्स निकल रहा है तो पाई बाई 2 में से कितना निकलेगा, इसकी भी हाइट एच ही है, देखो ध्यान से। तो पाई बाई 2 एंगल में से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो वो आप निकाल सकते हो लैम्डा एच अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको 2 पाई से नीचे कर दो, इनटू पाई बाई 2 कर दो ना भाई, तो ये कट गया यहां से, तो ये बन गया लैम्डा एच अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। एक बार जरा देख लीजिए, लैम्डा एच अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जो है वो इसमें से निकलेगा दोस्तों, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, सिग्मा से। अगर हमारे पास फ्लक्स आ गया तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो सिग्मा इंटू लैम्डा एच डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास फोर्स आ जाएगा, और ये फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस आएगा, ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। ये गड़बड़ नहीं करनी है, इस फोर्स जो निकलेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेगा। आई होप आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम फ्लक्स से फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, अगला सवाल जो है उसको जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, सोचिए मेरे पास एक मेटालिक शेल है, कंडक्टिंग शेल है, मेटल की है तो कंडक्टिंग शेल है भाई, इसकी कुछ थिकनेस भी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। हमने यहां पे कोई क्यू चार्ज रख दिया इसके अंदर। अब यहां पे 2-3 सवाल है मेरे, और 2-3 सवाल क्या है कि क्या यहां पे जो क्यू चार्ज है, जो मैंने यहां पे जो चार्ज रखा है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके ऊपर इस शेल की वजह से कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ये चार्ज यहां पे जो सेंटर पे रखा है, अगर ये शेल ना होती तो यहां पे क्यू चार्ज ऐसे रखा होता, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, इस तरह की होती। अब हमने क्या कर दिया, हमने एक शेल को लगा दिया, ठीक है, चारों ओर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा अगर ये सेंटर पे रखा है तो? ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अभी भी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, वो ऐसी आएंगी, ऐसे, यहां से ऐसे आएंगी, ठीक है। और अगर आप इससे बाहर देखोगे तो इससे बाहर भी ऐसी बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रेडियली आउटवर्ड, सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ जाएंगी, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जैसे अगर ये शेल ना होती तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अब आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या शेल के ऊपर फर्क पड़ेगा? हाँ, शेल के ऊपर फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा जरा देखिए। अगर मैं शेल की कोई थिकनेस ले लूं, सोचिए ये मेरे पास कोई, मैंने पतली सी थिकनेस ले ली है, कंडक्टिंग शेल है मेटेलिक, और इसके अंदर अगर मैं क्यू चार्ज रख रहा हूं तो शेल के ऊपर फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा जरा देखिए। हम जानते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। चलो मैं इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी ले लेता हूं, बिकॉज पतली से ज्यादा समझ नहीं आएगा, उसी को जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आप ये समझ लीजिए। तो यहां पे जो मेरी थिकनेस है वो थोड़ी मैं मोटी ले लेता हूं शेल की, ये मेरी थिकनेस है, ये थिकनेस है, मेटल है यहाँ पे। तो अब जरा सोचिए, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आनी चाहिए,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कैसे प्रूव करूंगा भाई? तो मैं गॉस लॉ लगाता हूं, जरा देखिए। तो गॉस लॉ से अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब चार्ज एनक्लोज मेरा क्या आना चाहिए बताओ जरा? मेरा चार्ज एनक्लोज तो जीरो आना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पॉसिबल है भाई। ठीक है, गॉस लॉ के हिसाब से ये मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी बन सकती है जब चार्ज एनक्लोज इसके अंदर जीरो हो, और चार्ज एनक्लोज जीरो तभी आएगा जब इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाए। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहां पे आ जाएंगे, माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखो शेल के ऊपर ये फर्क पड़ा। अब शेल तो न्यूट्रल थी भाई, शेल के ऊपर नेट चार्ज मेरा जीरो रहना चाहिए। कोई एक्सटर्नल अलग से आपने कहीं से कुछ इसको एक तरह से आप ये समझिए कि अलग से तो आपने कोई चार्ज दिया नहीं इसको कहीं से। तो अगर इस सरफेस के ऊपर माइनस क्यू चार्ज आया तो बाहर वाले सरफेस पे क्या होना चाहिए? इतना ही प्लस क्यू आपको दिखाना पड़ेगा, इतना ही आपको प्लस क्यू बाहर की तरफ दिखाना पड़ेगा, सो दैट नेट आपका जीरो हो जाए। ठीक है, तो एक तरह से बाहर वाले सरफेस से इलेक्ट्रॉन खींच के अंदर की तरफ आ गए। ठीक है, तो बाहर वाले पे एक तरह से पॉजिटिव आयंस रह गए और अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस हो गए यहां पे। ठीक है, तो अब ये असर पड़ेगा। अब जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली ऐसे थी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आगे कंटिन्यू हो जाएगी, बस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आगे कंटिन्यू हो जाएगी आउटवर्ड। ठीक है, तो जैसी अंदर थी वैसे ही यहां पे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती रहेगी, और जितना ये चार्ज था क्यू उतना ही बाहर यहां पे चार्ज आ जाएगा क्यू। ठीक है, तो पॉइंट को समझिए भाई कि किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। नेक्स्ट अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि ये चार्ज मेरा सेंटर पे ना रख के थोड़ा साइड में रख देता, फिर चीजें बदल जानी थी भाई। जरा देखिए कैसे। अगर मैं इस शेल के साइड में चार्ज रख देता, अगर मान लीजिए मैं इस तरह का करता कि ये मेरे पास शेल है, ठीक है, इसकी कोई थिकनेस भी है मान लीजिए, ठीक है, और यहां पे मेरा सेंटर, मैंने चार्ज को यहां पे रख दिया क्यू चार्ज को, तो अगेन इसके ऊपर तो माइनस क्यू चार्ज ही आएगा, इसके ऊपर मेरा माइनस क्यू चार्ज आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही बनानी है ना भाई। तो मैं अगेन गॉसियन सरफेस ले सकता हूं। गॉसियन सरफेस तो कोई भी हो सकता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहां पे गॉसियन सरफेस के ऊपर, तो चार्ज एनक्लोज्ड भी जीरो आना चाहिए। ध्यान रखिए, जब चार्ज एनक्लोज्ड मेरा जीरो है ना, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि E विल ऑलवेज बी जीरो, विल ऑलवेज बी जीरो, ये आप नहीं कह सकते हो दोस्तों। लेकिन अगर गॉसियन सरफेस पे E की वैल्यू जीरो है, तो आप ये कह सकते हो कि क्यू एनक्लोज जो बनेगा दैट मस्ट बी जीरो, वो जीरो आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। गॉस लॉ में अगर मान लीजिए चार्ज एनक्लोज्ड मेरा जीरो है, क्यू एनक्लोज्ड जो है गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज मेरा जीरो है, तो जरूरी नहीं है कि उस क्लोज्ड जो गॉसियन सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे जीरो हो, उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है, तो मैं ये कह सकता हूं कि चार्ज एनक्लोज्ड पक्का जीरो आएगा। ये बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? भाई आप कॉमन सेंस लगाओ ना यार। क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA, ये था मेरे पास क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मेरा E ही जीरो है गॉसियन सरफेस के ऊपर, हर पॉइंट पे E की वैल्यू जीरो है, तो जीरो बन गया, तो चार्ज एनक्लोज फिर 100% जीरो आएगा। यहां से आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि चार्ज एनक्लोज मेरा जीरो होगा, बिकॉज इधर वाला जीरो हो गया, इधर वाला तो फिर जीरो होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये जीरो है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि E की वैल्यू मेरी जीरो होगी। हो सकता है डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए। ठीक है, पॉइंट को समझिए, ये नॉन जीरो और हो सकता है डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, तो कई सारी पॉसिबिलिटी यहां पे बनेंगी, तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अब जरा देखिए, ये मेरे पास सेंटर है और हमने ऑफ सेंटर चार्ज को रख दिया क्यू को, तो ये मेरे पास मेटल है भाई, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हम क्या मानेंगे बताओ? जीरो। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मान रहा हूं और यहां पे अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस तो कोई भी ले सकता हूं ना भाई, कोई भी गॉसियन सरफेस में ले सकता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहां पे एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ये मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया। अब इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलवेज जीरो है। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलवेज जीरो है। अब आप बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऑलवेज जीरो है, तो क्यू एनक्लोज जीरो आना चाहिए। अब अगर आपने यहां पे प्लस क्यू ले लिया, तो यहां पे फिर क्या लेना पड़ेगा? उतना ही फिर माइनस क्यू लेना पड़ेगा यहां पे। लेकिन ये जो माइनस क्यू है, ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। अब यहां पे अंदर की तरफ इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। आप बोलोगे सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे ज्यादा नजदीक है ना, तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज इधर इस जोन में रहेगा।
और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएंगी, अच्छा एक बात और बताओ, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस अंदर वाले पे माइनस क्यू हो गया, तो क्योंकि ये न्यूट्रल है तो अगर अंदर वाले पे माइनस क्यू है तो बाहर वाले पे क्या होगा, प्लस क्यू। और इंटरेस्टिंगली ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अंदर वाला माइनस क्यू नहीं। क्यों भाई, अंदर वाला माइनस क्यू क्यों नहीं, जरा सोचिए। और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वो इस तरह की बनेंगी, ऐसी बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन बाहर अगर आप देखोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो बाहर रेडियली आउटवर्ड बनेंगी, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी वो रेडियली आउटवर्ड बनेंगी, ठीक है, बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वो रेडियली आउटवर्ड आएंगी भाई, ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, यहां पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। अब वो आगे चल के मैं जब आपको पोटेंशियल समझाऊंगा ना तब आपको समझ आएगा कि कैसे यहां पे स्ट्रॉन्ग क्यों होंगी, ठीक है। लेकिन यहां पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा बाहर वाले पे, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। अब चलिए एक और पॉइंट जरा देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं बोलता कि भाई मेरे पास कोई ऐसे, ये मान लीजिए कोई स्फेरिकल शेल है और इसके बाहर मैं कोई चार्ज को रख रहा हूं Q, इसके बाहर कोई चार्ज को रख रहा हूं Q, ठीक है, और इसके अंदर यहां पे कोई चार्ज को रख रहा हूं Q, तो अब आप बताओ इसके ऊपर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इस चार्ज की वजह से यहां पे फोर्स आएगा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं आएगा, डायरेक्टली ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये चार्ज क्या करेगा, चलो इसको मैं Q लिख लेता हूं ऐसे, ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज यहां पे माइनस Q बनाएगा, ये चार्ज यहां पे माइनस Q बनाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस Q से यहां पे प्लस Q इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, सही बात है भाई। और ये जो प्लस Q है ये इस Q के साथ फिर आपका एक तरह का फोर्स क्रिएट होगा यहां पे, ठीक है। इस तरह से आपका यहां पे फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर। इसका मतलब डायरेक्टली ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा, ये जो इंड्यूस चार्जेस है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा, इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इस सरफेस को। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो जीरो ही आएगा भाई, वो कोई फोर्स नहीं आएगा। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि यहां पे तो सर न्यूटन्स थर्ड लॉ काम नहीं किया भाई, ये जो है इसकी वजह से यहां पे फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, ठीक है, इस चार्ज के ऊपर तो फोर्स लगेगा बट इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तो काम नहीं किया। नहीं भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ काम कर रहा है यहां पे। कैसे, ये चार्ज थोड़ी ना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर मैं पूछूं इस चार्ज का इस चार्ज के ऊपर क्या फोर्स है, जीरो, इवन इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, सही बताऊं तो ये अंदर है इसके। आप बोलोगे सर ये नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएगा इसके ऊपर, नहीं लगाएगा भाई, ठीक है, इसके ऊपर, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इस चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी यहां पे, ठीक है, पॉइंट को समझिए। तो अगर मैं यहां पे Q की वैल्यू अगर मैंने यहां पे रख दी है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, पॉइंट को समझिए भाई, कोई फोर्स यहां पे एक्ट नहीं कर रहा। तो अगर इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो ये भी इसके ऊपर फिर फोर्स जीरो लगाएगा। तो फिर इसके ऊपर फोर्स लग कहां से रहा है, लग रहा है बाहर वाले सरफेस की वजह से, ठीक है। तो जो बाहर वाला सरफेस है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई थर्ड लॉ इनवैलिड नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि कैसे हम यहाँ पे उस कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए, अगली क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज के एपिसोड में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।